बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का ये वीडियो कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक से मैं संकलित पाठ मियां नसीरुद्दीन को लेकर के है। मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा जो लिखी गई एक कृति है हम हशमत, उसमें से लिया गया है। उसमें से ली गई ये कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत खानदानी नानबाई मतलब रोटियों को पकाने की कला जानने वाले एक शख्स को किरदार के रूप में लिया गया है इसमें। उनका नाम है मियां नसीरुद्दीन। तो वो खानदानी नानबाई हैं, अर्थात उनके पूर्वज भी रोटियां बनाने की कला में माहिर थे और वे भी इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके व्यक्तित्व, उनकी रुचियों, उनके स्वभाव आदि की विशेषताओं को इसमें दर्शाया गया है और उनका ये शब्द चित्र है। इस पाठ को शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि वो अनायास ही एक दिन मटिया महल की तरफ से गुजरी और जब वहां से निकली तो वहां एक दुकान थी, छोटी सी दुकान, जो कि नानवाइयों की मसीहा मियां नसीरुद्दीन की थी। हालांकि उन्होंने बड़ा महिमा मंडित किया है इस नाम को, मियां नसीरुद्दीन को। वो कह रहे हैं कि ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर रोटियों के एक कलाकार हैं और इनकी बनाई हुई, इनकी जो ख्याति है वो चारों ओर फैली हुई है, लोग बहुत मानते हैं इन्हें। हालांकि व्यंग्य भी है ये, क्योंकि वो कहती है एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर, तो उनकी दुकान को निहायत मामूली और अंधेरी बताया है। लेकिन फिर भी इसमें जो कलाकार बैठे हुए हैं मियां नसीरुद्दीन, वो अपने आप को बड़ा उस्ताद समझते हैं, बहुत ही ऊंचा कारीगर समझते हैं। तो उसी अंदाज में वो बैठे हैं। ये लोग अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि चारपाई पर वो बैठे बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी का मजा ले रहे हैं। उनके चेहरे का थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मौसमों की मार से उनका चेहरा पका था, आंखों में काइयां, भूलापन था और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। तो वो इस प्रकार से एक उस्ताद कारीगर जो होता है वो कैसे व्यवहार करता है, उसके चेहरे पर क्या भाव होते हैं, क्या आत्मविश्वास होता है, वो सारा इनको दिखाई दे रहा था। उन्होंने ग्राहक समझ करके, मियां नसीरुद्दीन ने ग्राहक समझ करके इनसे पूछा, फरमाइए। तो इन्होंने झिझकते हुए कहा है कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे और उसके लिए क्या आपके पास वक्त है। तो मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, बड़े रौब से अंदाज सिर हिलाया और कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये कहिए कि आपको पूछना क्या है। और फिर वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं आप अखबारनवीस मतलब पत्रकार तो नहीं है। यदि पत्रकार होंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अखबार पढ़ने वालों को, अखबार बनाने वालों को, दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ। उन्हें लगता है कि कोई काम नहीं होता जिनको वो अखबार पढ़ते हैं, और जिनको कोई काम नहीं होता है वो अखबार बनाते हैं, लिखते हैं, बेचते हैं। कामकाजी आदमी के लिए इन सारी चीजों के लिए वक्त कहाँ है कामकाजी आदमी के पास। तो खैर वो बोलते हैं कि पूछिए, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका शुरू करती है उनसे प्रश्न पूछना। ये एक संस्मरण है, मैं आपको बता दूं, ये संस्मरण है और एक शब्द चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है मियां नसीरुद्दीन का। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का यह इल्म मतलब ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया। हासिल किया मतलब प्राप्त किया। इस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब बड़े ही अनोखे, बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से लेखिका की ओर देखा और लेखिका के साथ में जो लोग थे उनकी ओर देखा और फिर आंखें तरेर कर बोले कि क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? यानी नानबाई जो है वो इल्म लेने, इस ज्ञान को हासिल करने के लिए, इस तालीम को हासिल करने के लिए क्या वो नगीना साज के पास जाएगा? क्या आईना साज के पास? नगीना साज मतलब होता है नगीना जड़ने वाला, नग जड़ने वाला सोनार। आईना साज के पास जो आईना बनाता है वो उसके पास। मीना साज के पास मीना रखने वाला, आभूषणों को सजाने वाला। रफूगर, रफू करने, फटे हुए कपड़ों को रफू करने वाला। रंगरेज, कपड़ों को रंगने वाला। तेली, तेल निकालने वाला। तंबोली, तंबाकू बेचने वाला। इनसे सीखने जाएगा। फिर वो बड़े गौरव के साथ कहते हैं, ये तो हमारा खानदानी पेशा है।
हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा है। तो उनके वालिद मतलब पिता, उस्ताद मतलब गुरु थे, उनके पिता ही उनके गुरु थे। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो अपने पिता से ही सीखा है, पिता ही मेरे गुरु हैं। और उन्होंने ये भी बड़े फख्र से बताया, एक रौब से बताया, गर्व से बताया कि हम इस चीज को सीखने के लिए कहीं नहीं गए, जो बाप दादा का हुनर था वो उनसे पाया। और जब वालिद मरहूम मतलब उनके पिता स्वर्गवासी हो गए तो उनके ठिये पर मतलब उनके स्थान पर, यानी वही उनकी दुकान है जो उनके पिता की हुआ करती थी, उसी दुकान पर आकर के बैठ गए। अब उनके वालिद के बारे में आपके वालिद करके लेखिका ने और उनकी टीम ने जानना चाहा इनके बारे में कि आपके वालिद कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके बारे में स्मृतियों में खो जाते हैं पहले तो मियां नसीरुद्दीन, और फिर उनकी आंखों के सामने उनके पिता का चेहरा जिंदा हो जाता है। और फिर वो कहते हैं, बताते हैं उनके बारे में बड़े गर्व से कि हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। वो उनके पिता का नाम बताते हैं कि मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले कहलाते थे। गढ़िया उस स्थान का नाम है जहां पर इनकी दुकान है, और बरकत शाही ये इनके पिता का नाम है, और नानबाई उनका पेशा है, उनके पेशे का नाम है। और उनके वालिद यानी दादाजी, मियां नसीरुद्दीन के दादाजी यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। वो उनके बारे में बताते हैं कि वो मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी अर्थात मेरे दादाजी दोनों ही ये बड़े पेशेवर कलाकार थे, बहुत बढ़िया उस्ताद थे इस काम में। तो लेखिका पूछती हैं, आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो बताइए। नसीहत पूछती हैं तो कहते हैं, नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये बड़ा ही विश्लेषण करने योग्य है। तो किसी भी काम को करने से वो हुनर आता है, कभी भी केवल मौखिक निर्देशों को सुनने से कोई हुनर नहीं आता। यहाँ ये अनुभव बोल रहा है, मियां नसीरुद्दीन का जो निजी अनुभव है, और ये अनुभव लेखक बोल रहे हैं इस मियां नसीरुद्दीन के माध्यम से कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें उसके लिए केवल मौखिक निर्देश नहीं प्राप्त करने से वो काम नहीं आ सकता। हमें उस काम को करके देखना चाहिए। यदि हम करके सीखते हैं तो ही सीख पाते हैं, नसीहतों से नहीं। वजह फरमाया मतलब ठीक कहा, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, भट्टी की ओर इशारा करके, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। फिर भी लेखिका इस बात के पीछे पड़ी कि कुछ तो कहा होगा, जब इस काम को शुरू किया तो कुछ तो उन्होंने निर्देश दिए होंगे। तो उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता देते हैं कि जब आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। यहाँ पर वो दो तरीके बताते हैं कि जब भी कोई शिष्य कुछ सीखने जाता है अपने गुरु के पास तो क्या क्या स्थितियां होती हैं। वो कहते हैं, एक तो ये स्थिति होती है, एक प्रकार की तो ये पढ़ाई होती है कि बच्चे को वो कह के सिखाते हैं अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ। शिक्षक कहते हैं बे, तो उस्ताद कहते हैं बे, तो बच्चा कहता है बे। उस्ताद कहते हैं जीम, तो बच्चा कहता है जीम। और फिर इसके बाद में वो उस्ताद जोर से एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, मतलब उन्नति कर जाता है, आगे बढ़ जाता है केवल सिर पर हाथ रखने से। और दूसरा एक और होती है पढ़ाई। वो कैसी होती है कि ना बच्चा कच्ची में बैठा, ना पक्की में, ना दूसरी में जा बैठा, सीधा तीसरी में। तो क्या ऐसा हो सकता है? मियां नसीरुद्दीन पूछते हैं लेखिका से कि क्या ऐसा, आप बताइए कि उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, ना कच्ची ना पक्की, ना पहली ना दूसरी, सीधा तीसरी में बैठा। तो उन इन दर्जों का, इन कक्षाओं का क्या हुआ? लेखिका कहती हमारी समझ में तो नहीं आई बात। तो फिर वो अपने उस हुनर के संदर्भ में इसको ढाल करके बताते हैं कि सुनिए, यदि हम सबसे पहले बर्तन धोना ना सीखते, भट्टी बनाना ना सीखते, आग जलाना, भट्टी को आंच देना यानी आग जलाना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई बनने का हुनर सीख लेते? क्या हम सीधा रोटियां पकाने का हुनर सीख पाते? तो अब उनके कहने का तात्पर्य लेखिका के समझ में आया और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ साहिब, माना। फिर इसके बाद में और अपने अनुभवों को बताते हैं मियां नसीरुद्दीन, और वो कहते हैं कि हमने ना लगाया होता खोमचा
तो आज क्या यहाँ बैठे होते। हालांकि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो कोई बहुत ऊंची जगह नहीं है, कोई बहुत बड़े प्रशस्ति नहीं है उस काम की, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना आत्मविश्वास है, वो इस बात को मानते हैं कि उनका हुनर अद्वितीय है, वे एक कलाकार हैं, वे एक कारीगर हैं और उन्हें अपने उस हुनर पर, उस कला पर, अपनी पर बहुत गर्व है। तो इस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं और इस प्रकार से वो बात भी करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं जो खानदानी ना हो। लेखिका का पूछने का तात्पर्य यह है कि आप नानबाई, अपने आप को खानदानी नानबाई कहते हो, तो क्या कोई और भी नानबाई हैं जो नॉन खानदानी हो, जो खानदानी नहीं हो। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पनाह। फिर वो एक संस्मरण सुनाने लगते हैं। संस्मरण के अंदर भी एक संस्मरण आ रहा है। तो वो मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि उनके पूर्वजों से एक बार किसी बादशाह ने कहा कि कोई ऐसी नई चीज खिलाइए जो आग से ना पके और ना पानी से बने। आग और पानी के बिना बनने वाली कोई ऐसी चीज खिलाइए। तो फिर लेखिका को उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, वो पूछती है कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज, तो क्यों ना बनती। उन्होंने जवाब दिया, मियाँ नसीरुद्दीन ने, बोले क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लेकिन वो चीज क्या थी ये बताने पर टाल जाते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। वो जानना चाहती हैं कि वो पकवान आखिर था कौन सा, ऐसी कौन सी खास चीज रही होगी। तो मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ी देर सोचते रहते हैं, लेकिन फिर साफ इनकार कर देते हैं इस बात को बताने से। हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है कि जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो ये जो कहावत गढ़ी गई है वो मेरे पूर्वजों पर पूरी उतरती है, खरी उतरती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे खानदान में अद्वितीय नानबाई पैदा हुए हैं और उन लोगों ने बहुत जो काम किए हैं वो बड़े अनोखे हुए हैं। यहाँ पर लेखिका थोड़ा सा मजे लेने के लिए कहती हैं कि टोकती हैं उनको कि यह कहावत सच्ची भी है कि। तो मियाँ फिर नाराज हो उठते हैं, उनको रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और बोलती हैं, और क्या झूठी, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती है, पकती देखी है कभी रोटी जनाब, पकती है आंच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाती हैं। यहाँ एक वे तारतम्य का संवाद है। इन दोनों चीजों में कोई तारतम्य नहीं है। कहाँ तो कहावत के झूठे सच्चे होने की बात हो रही थी और कहाँ मियाँ नसीरुद्दीन ले गए रोटी पकाने में झूठे सच्चे से। तो लेकिन फिर भी ये उनके चरित्र के एक पक्ष को उजागर करती है। मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो एक अनपढ़ इंसान है, वो बहुत ज़्यादा सटीक बातें करना नहीं जानते, वह बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से बात करने में बहुत उनकी रुचि नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि ये हुनर उनके पास नहीं है। तो इस बीच में कोई उनको पुकार लेता है और इस तरह से आगे अब इनकी बात चलती है। वो अपने पिता के बारे में सोचते हैं कि उनके पिताजी 80 साल में चले गए थे, 80 साल तक जीवित रहे थे, 80 साल में उनका स्वर्गवास हुआ था। और फिर वो मन ही मन अपने आप से कहते हैं कि मुझे तो इतनी भी मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं। इस मजमून पर, इस संदर्भ में, मजमून पर मतलब इस विषय पर हमने कुछ नहीं कहा, ना हमसे कुछ कहते बना। अब इसके बाद में लेखिका जानना चाहती हैं, जब वो बादशाह की बात करते हैं कि बादशाह ने कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा था जो ना आग से पके, ना जल में, पानी से बने, ना आग से बने, इस प्रकार से कुछ बना के दिया था इनके पूर्वजों ने बादशाह को। तो अब लेखिका जानना चाहती हैं कि कौन से शाही बावर्ची खाने में उनके बुजुर्गों ने काम किया है। तो इस बात पर मियाँ नसीरुद्दीन बेरुखी जताते हैं। शायद संभवतः ऐसा कोई इतिहास नहीं होगा उनके पास अपने पूर्वजों के बारे में बताने को, इसलिए टाल जाते हैं। और वो बताते हैं कि दिल्ली के किसी बादशाह के यहाँ बुजुर्ग काम करते थे। अब वो
मना करते हैं लेखिका को इस बात पर और बात करने से, इस विषय पर और बात करने से। वो कहते हैं कि अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है। तो इस प्रकार से हम खिसियानी हंसी हंसे। लेखिका और लेखिका की जो साथी थे वो मुस्कुरा दिए खिसिया करके, पर वो जानना चाहते थे क्योंकि वो उस वक्त के साथ जिस बादशाह का वो नाम बताते हैं, तो बाद में उस वक्त के साथ इनके पिताजी की उम्र का अनुमान लगाते हुए उनको मिलाते कि क्या ये वास्तव में उन बादशाह के समय में थे। तो इस बात पर भी नाराज हो उठते हैं, मजाक की ओर ले जाते हैं मियां नसीरुद्दीन इस बात को, और वो कहते हैं वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। फिर उसके बाद में इसी सेंटेंस इसी वाक्य को लेकर के वो बोलते हैं वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। फिर वही बिना किसी तारतम्य की बात करते हैं मियां नसीरुद्दीन। उनके इन संवादों से, इस प्रकार के वाक्यों से ये समझ में आता है कि वो बात को इधर उधर खींच लेते हैं और कोई बहुत तारतम्य की, बहुत सटीक बात नहीं करते। पूछती है लेखिका उनको जब वो कहते हैं खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहांपनाह बादशाह सलामत ही ना। जहांपनाह बादशाह सलामत तो हर एक बादशाह को कहा जाता है, ये कोई नाम नहीं है, ये तो पदवी है। लेकिन फिर भी वो जो बन पड़ा उनसे, मियां नसीरुद्दीन से, क्योंकि सत्य तो ये बात थी नहीं, मियां नसीरुद्दीन के पूर्वजों ने वास्तव में तो किसी बादशाह के यहाँ काम किया नहीं था, लेकिन अब उनको कुछ ना कुछ कहना था। तो जिस प्रकार से एक अनपढ़ आदमी का जवाब हो सकता है, ऐसा ही वो कुछ छोटा मोटा झूठ गढ़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जहांपनाह बादशाह सलामत ही ना। तो फिर लेखिका पूछती हैं उस पर थोड़ा उसको विस्तृत करने के उद्देश्य से, कौन से, बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों को के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। तो इस प्रकार से वो फिर टाल जाते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में किन्हीं बादशाहों के नाम भी नहीं पता थे जिनके वो नाम बता सकते, क्योंकि ये बात सत्य नहीं थी कि उनके बुजुर्ग कहीं काम करते थे, कहीं ऐसे शाही बावर्ची खाने के कारीगर थे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे। वो चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं, ये जो लेखिका हैं और जो भी उनका साक्षात्कार ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये लोग चले जाएं, क्योंकि इनके सवालों के जवाब वो जिस प्रकार से उनके बाल की खाल निकाल रहे हैं उनके पूर्वजों के बारे में, वो उनको अच्छी नहीं लग रही है, वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए वो नाराज होते हैं, चेहरे पर सख्ती के भाव आ जाते हैं, जिसको कि लेखिका ने कहा है कि किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर उन्होंने उनके परिवार के बारे में जानने की जो इच्छा थी उसको छोड़ दिया। उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो रुष्टता के भाव और रोष जो दिख रहा था उसके कारण से उन्होंने इस संबंध में कोई बात ना करने का फैसला किया। और इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यहाँ जो कारीगर हैं। तब बताते हैं मियां नसीरुद्दीन के ये हमारी शागिर्दी ही नहीं करते, हम इनको पैसा भी देते हैं, मतलब हुनर भी सिखाते हैं और पैसा भी देते हैं, और बाकायदा इनको मजदूरी गिन के देते हैं, 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी देते हैं। और इस प्रकार से फिर थोड़ा सा रोटियों के बारे में लेखिका उनसे पूछती हैं कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। तो वो कई सारे प्रकार की रोटियों के नाम लेते हैं, वाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी आदि कई तरह की रोटियों के नाम वो ले डालते हैं, क्योंकि वो कलाकार हैं उसी क्षेत्र के। फिर बताते हैं कि तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी ज्यादा बारीक होती है, किसी दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक वो मियां नसीरुद्दीन जो है कुछ थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ कौंध गया, वो गंभीर होकर के गहरी सांस भर करके फिर बोलते हैं कि उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी अब इस रोटी बनाने की कला का कोई मूल्य नहीं है, अब हमारी इस कला के कोई कदरदान नहीं है। अब तो जैसा भी जिसको मिल जाता है, रोटी पक बस जाए और उसके बाद ही
उसका काम खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।